अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक्स इन सॉलिड के अंदर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इस चैप्टर के अंदर हमने कल डाइलेक्ट्रिक्स को डिफ़ाइन किया था। इसके बाद हमने पोलराइजेबिलिटी को, पोलराइजेशन को पहले एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, जो उसकी फर्स्ट टाइप थी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मेनली है क्या, फास्ट, ये तो फास्ट पोलराइजेशन है और किसकी वजह से अकर होती है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड रिलेटिव टू न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के रिलेटिव जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कराएं तो जो पोलराइजेशन होगी वो आपके पास होगी इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन जैसे कि आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिलेटिव टू पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के रिलेटिव जब आपने डिस्प्लेसमेंट करा दी, और किसकी वजह से रिप्लेस होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अकर होगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिस्टम ले लेते हैं। आप अज्यूम करें कि आपके पास कोई एक एटम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, उसके ऊपर जो चार्ज है उसके न्यूक्लियस पे वो है Ze, और जो आपके पास प्लस Ze, और जो आपके पास न्यूक्लियस है, आपको पता है कि न्यूक्लियस सेंटर में लाइक करता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड है किससे, बाय नेगेटिवली चार्ज, यानी आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से, और उनका चार्ज जो है वो आप ले लेते हैं -Ze, और जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि एटम जो है वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट नहीं होगी, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का भी। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो दोनों का जो सेंटर होगा, न्यूक्लियस का भी और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड करेगा, यानी एक पॉइंट पर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को आप रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने रो का साइन यूज़ किया, और वो रो जो है वो इक्वल है टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख दिया। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे -Ze, ये वाली वैल्यू, और आपके पास नीचे जो है वो आप क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ले रहे हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr3, क्योंकि रेडियस आपने स्फीयर का कैपिटल R लिया हुआ है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। अब यहाँ पे जो 3 डिनोमिनेटर के अंदर फर्दर आपके पास बाय में आ रहा है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी -3Ze डिवाइडेड बाय 4πr3। आपको पता है कि Z हमने यहाँ क्यों यूज़ किया, Z जो है वो नंबर को डिनोट करेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है और चाहे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब यहाँ तक तो हमने काम किया था कि जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, लेकिन जब आप एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की तो 2 फिनोमिना जो है वो आपके पास अकर हो सकते हैं, और होते हैं कैसे। नंबर 1 पे आपके पास है कि आपके पास, आप जानते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, बेसिकली हम वैसे तो डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी बुक में ये टर्म यूज़ किया लॉरेंट्ज फोर्स की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आप सिंपल यूँ भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो कि क्या करेगी, सेपरेट करने की कोशिश करेगी न्यूक्लियस को किससे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, क्योंकि इन दोनों का चार्ज जो है वो आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जब आपने इनके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो क्या करेगा, अगेंस्ट काम करेगा, यानी उनको सेपरेट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे जब आप देखिए ये सारा केस है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, ये वाला केस, और ये वाला केस है जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। और यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन डिनोट कराई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपके पास इस जानिब है, यानी
प्लस से माइनस इस जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो क्या करेगी, आपके पास प्लस वाली साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरा प्लस वाली साइड पे आ जाएगा फील्ड की वजह से। और यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियस है वो पहले तो इधर एग्जिस्ट कर रहा था सेंटर पे, अब क्या होगा, यही न्यूक्लियस जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फील्ड की नेगेटिव जो है वो यहाँ पे है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का ट्रैक करती है, सेम जो आपने फील्ड प्लस वाली अप्लाई की हुई थी इस जाने प्लस से माइनस, तो प्लस पोटेंशियल की वजह से जो आपने असल में जो फील्ड अप्लाई की होगी वो आप बैटरी की मदद से कर सकते हैं। तो यही समझ लें कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो इस एटम की इस साइड से कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो दूसरी साइड पे नेगेटिव वाली साइड पे जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास सेपरेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की और न्यूक्लियस के चार्ज की। तो अब आ जाते हैं वापस जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रॉन, यानी आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस को सेपरेट करने की कोशिश करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और जो दूसरा काम होगा यहाँ पे वो क्या होगा कि जब आपके पास सेपरेशन अकर हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, तो अब आप जानते हैं कि कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है, जब कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है जब भी सेपरेशन हो चार्जेस के दरमियान कुछ डिस्टेंस हो, तो यहाँ पे एक कूलम फोर्स एक्ट करेगी जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के दरमियान होगी। वो क्या करेगी, दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करेगी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस को दोबारा उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करेगी। तो अब हम आ जाते हैं कि 1 बाय 1 दोनों फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है कि लॉरेंट्ज फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली है इस केस में, वो क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स का फार्मूला हमने लिख दिया F इज इक्वल टू QE। क्यू यहाँ पे चार्ज है, आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखें तो आपके पास चाहे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये लग रही है और चाहे ये न्यूक्लियस पे लग रही है, दोनों पे, क्योंकि आपको पता है कि लगेगी और उनको सेपरेट करने की कोशिश करेगी, तो उनका चार्ज जो है वो GE है। तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड आने लिखा है, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे जब मैग्नीट्यूड लेंगे। अब कूलम फोर्स लिखने के बाद अब आप क्या करें, सॉरी लॉरेंट्ज फोर्स लिखने के बाद अब आप कूलम फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो कूलम फोर्स यहाँ पे क्या है, कूलम फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R जो बेसिकली डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के दरमियान। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप GE चार्ज लें न्यूक्लियस का, तो यहाँ पे GE आपके पास चार्ज आ गया न्यूक्लियस का, और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप लिखेंगे टोटल नेगेटिव चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस R, क्योंकि आपको पता है कि कूलम फोर्स के अंदर Q1 आपके पास GE न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो यहाँ पे लिखा है टोटल नेगेटिव चार्ज इन स्फीयर ऑफ रेडियस R। अभी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है नेगेटिव चार्ज की वो हमने चार्ज डेंसिटी की टर्म में पिछली स्लाइड्स के अंदर डिफाइन की है, तो वो यहाँ पे हमने पुट करनी है। और K की जगह हमने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा दी है, ये वाला। और डिस्टेंस यहाँ आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान वो डिस्टेंस है कूलम फोर्स के अंदर डिवाइड में डिनोमिनेटर के अंदर आता है और उसका स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे हमने x लिखा है, एक्स क्यू लिखा है, यहाँ पे डायग्राम में हमने डिफाइन कराया था कि आपके पास क्या था कि ये जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेपरेट हो जाएगा और न्यूक्लियस सेपरेट हो एक साइड पे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दूसरी साइड पे, इनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस हमने x लिया है, और ये जो x है वो बेसिकली हम जो है वो स्फीयर की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन करा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया x स्क्वायर, और बाकी टर्म अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज GE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज था टोटल उसको हमने किस टर्म में लिख लिया, रो वी की फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम चार्ज निकालें तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम रो मल्टीप्लाई बाय वी आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट की है। अब यहाँ देखें इक्वेशन 1 हमने यूज़ की है। इक्वेशन 1 किधर थी आपके पास, ये देखें इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो उस इक्वेशन से हमने वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन 1 से रो की वैल्यू यहाँ पे ये, और वॉल्यूम आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो, क्योंकि आपके पास तो क्योंकि हम अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो यूज़ करेंगे कौन सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अब आपके पास सेपरेट हो गया न्यूक्लियस से, और अभी हमने बताया था कि x डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है। x को हम स्फीयर की फॉर्म में जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हमने वॉल्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेपरेट हो गया, वॉल्यूम भी हमने x की फॉर्म में ही बताया है।
तो बस अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं। 4/3 वॉल्यूम जो है वो भी सफ़ियर की फॉर्म में 4/3 पाई, और यहाँ पे एक्स क्यूब, और रो की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी, और बाकी वाली टर्म्स तो पहले स्टार्ट वाली टर्म पहले से ही आ रही थी। अब यहाँ से हमने कुछ कैंसिलेशन कराई, 3 को 3 से क्रॉस करा दिया, 4 पाई को 4 पाई से यहाँ क्रॉस करा दिया, और यहाँ पे आपके पास बाकी टर्म बच जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक्स क्यूब यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इनको भी आपस में कैंसिल कराया तो आपके पास जस्ट यहाँ पे एक्स बच जाएगा यहाँ पे। तो अभी वैल्यू हमने यहाँ पे जो है वो नीचे लिखी है माइनस जी स्क्वायर कैसे बन गया, एक ये वाला जी, ये वाला, और एक ये वाला जी, तो ये दोनों जी आपके पास जी स्क्वायर बन गए, और ई स्क्वायर ये वाला ई चार्ज, और एक जो आपने रो वाला पुट किया था, ये दोनों इनके जो चार्जेस हैं इनका प्रोडक्ट ई स्क्वायर, और एक एक्स बच गया था ऊपर, और नीचे आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये वाला आर जो था यहाँ पे मौजूद था, ये वाला यहाँ पे आपके पास आ गया आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब आपके पास एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, अगर जो ये सारा कुछ होने के बाद आपके पास ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन वापस आ जाए, यानी कूलम फोर्स और जो आपके पास लॉरेंस फोर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को जो है वो बैलेंस कर दें, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखें एफ सी इक्वल्स टू एफ एल, हमने माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि ये किस्म की जो फोर्सेस होंगी इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा वेक्टर फॉर्म में माइनस का साइन लगाने के बाद। तो यहाँ पे इसी रीज़न की वजह से कि एक जो फोर्स है वो आपको चार्जेस को अवे मूव करा रही है, एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी फोर्स जो है वो दोनों को अपने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया और वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 3 के अंदर जो है वो फाइंड की है, और जो ये वाली वैल्यू है ये क्वेश्चन 2 के अंदर हमने एफ एल की वैल्यू लिखी थी। तो दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की। एक माइनस का साइन पहले से मौजूद था और एक माइनस का साइन आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से आया। इस माइनस का साइन को ना यहाँ पे लिख लीजिएगा बेशक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन दोनों को लिखा है, वरना फिर ये है कि इधर लिख के आप दोनों को कैंसिल करा सकते हैं। तो रिजल्ट यही आना है कि दोनों नेगेटिव साइन जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे और क्या कैंसिलेशन हुई है, जी से कैंसिल, एक जी यहाँ पे बच जाएगा, सेम यहाँ पे एक चार्ज ई के साथ कैंसिल, यहाँ पे एक ई बच जाएगा, और बाकी वैल्यूज एज इट इज़। तो आगे देखें, तो ये करने के बाद अब आपके पास ये वैल्यू बच गई है, ई की वैल्यू यहाँ से आपके पास बच गई जी ई एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x को यहीं पे सेपरेट करा लें और बाकी जो आपके पास x के साथ जो भी वैल्यू है दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे यही किया गया है, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और जी ई मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी x जो सेपरेशन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस के क्लाउड की। तो अब आपके पास डायपोल मोमेंट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कल के लेक्चर में हमने थोड़ा सा वर्बली डिस्कस भी किया था कि डायपोल मोमेंट बेसिकली आपके पास चार्ज को जो आपके पास यानी दो चार्जेस जिनको आप सेपरेट करते हैं, डायपोल बनाते हैं, तो उनको उनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें उनके डिस्प्लेसमेंट की से, तो आपके पास डायपोल मूवमेंट आ जाता है। और उसको यहाँ पे हमने म्यू ई से डिनोट किया है, तो म्यू ई आपके पास आ जाएगा। चार्ज आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और न्यूक्लियस दोनों का जी ई है, और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आपके पास है एक्स, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दिया, और ऊपर आपके पास इक्वेशन 4 है एक्स के फॉर्म में। अब हम करेंगे क्या कि इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन 4 में एक्स की वैल्यू है, ये हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 के अंदर जो है वो पुट करके डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो यही किया गया है, म्यू ई की वैल्यू बन गई आपके पास जी ई इंटू यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी ये वाली। अब यहाँ पे देखिए जी ई के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास पीछे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू ई। अब यहाँ पे हम एक और वैल्यू डिफाइन कराते हैं, ये जो आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ये आप डिफाइन कराते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा ई से डिनोट किया हुआ है, तो अल्फ़ा ई की वैल्यू आप ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की जगह यूज़ करेंगे, और ये आपके पास जो है वो रिलेशन आ जाएगा किस का, डायपोल मूवमेंट का किसके साथ, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के साथ जो है वो आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये आपने नोट डाउन करना है। अब आपके पास कल हमने डाइलेक्ट्रिक्स को थोड़ा सा पढ़ा था, यानी डाइलेक्ट्रिक की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, तो आज जो है वो हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स की 2 टाइप्स होती हैं,
एक आपके पास होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनके मॉलिक्यूल के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स मौजूद हों, ऐसे जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो वैसे भी पोलर आपने केमिस्ट्री के अंदर जो वो टर्म यूज़ कर रखी होगी। तो ये आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाती है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई नहीं की होगी, तो क्या होगा, आपके पास जो डायपोल्स होंगे वो रैंडमली अरेंज होंगे। रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से अब क्या होगा, कोई भी नेट पोलराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि सबके जो डायपोल मूवमेंट्स होंगे इनकी अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो जितने भी डायपोल होंगे वो एक दूसरे को अलाइन कर लेंगे, सबकी डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जिसकी वजह से आपके पास जो है वो नेट पोलराइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम अलग से डायपोल मूवमेंट को भी बता देते हैं कि आपके पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का तो डायपोल मूवमेंट होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन आपके पास फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो यानी ये मॉलिक्यूल सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ही जो है वो पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वाटर मॉलिक्यूल की, ये आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पे। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स मौजूद नहीं होते। तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट मौजूद नहीं होते, जैसे कि आपने पिछले वाले टाइप्स के अंदर बताया था कि वहाँ पे परमानेंट डायपोल मूवमेंट्स जो है वो थे, लेकिन सिर्फ उनकी अलाइनमेंट जो थी वो जो है रैंडम थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास डायपोल मूवमेंट्स मौजूद ही नहीं होते। तो इनका बिहेवियर क्या है, जैसे हमने पहले वाले मटेरियल के लिए बताया था, तो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर फील्ड मौजूद नहीं होगी तो पोलराइजेशन नहीं होगी, वो ये सेम पिछले वाले केस की तरह। और यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से आपके पास डायपोल मूवमेंट्स जो है वो क्रिएट होंगे और तब आपके पास जो है वो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट को डिफाइन करा देते हैं कि इन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज़ ज़ीरो। आपके पास पहले से इनका डायपोल मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ फील्ड को अप्लाई करने से प्रोड्यूस होता है। तो अगर पहले से ही मौजूद नहीं है तो नेट डायपोल मूवमेंट आपके पास वैसे ही ज़ीरो है जब आपने फील्ड अप्लाई नहीं की हुई। तो इसकी एग्जांपल में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाता है। ये था आपका आज का लेक्चर।